बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। डिसऑर्डर ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, इसको हम लास्ट वीडियो में डिस्कशन कर रहे थे। अभी मैं आपको बताऊंगा जो इसकी हमारे पास मैनेजमेंट है ना, मतलब आपके पास कोई भी लड़की आ गई है, जवान खतून आ गई है या कोई बूढ़ी खतून आ गई है, दोनों का ट्रीटमेंट थोड़ा सा डिफ़र करेगा। ये नहीं है कि जो बूढ़े लोगों के ऊपर अप्लाई करना है वही जवान के ऊपर, नहीं, ये आपके लिए नुकसानदेह होगा। ठीक है, तो हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की जो हमारे पास ट्रीटमेंट है ना, वो हमारे पास एक होती है जी मेडिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, परेशानी है ना, मैं बुक से सारा दिखा देता हूँ। नंबर सेकंड में हमारे पास होता है जी सर्जिकल ट्रीटमेंट। अच्छा, मेडिकल ट्रीटमेंट जो है ना वो हमारे पास यूँ कह लें कि ये एक प्राइमरी जो है ना वो ट्रीटमेंट है, और साथ में ये टेम्परेरी तौर पे जो है ना हम इसको रिलीव करवा सकते हैं मेडिकल थेरेपी के ज़रिए। लेकिन सर्जिकल जो है ना ये परमानेंट ट्रीटमेंट है। ठीक है, मतलब इसके अंदर हमें श्योर होता है कि बिल्कुल ये जो हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का केस है ना ये ठीक हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर जो है ना वो हमारे पास फर्टिलिटी जो है ना वो लॉस्ट होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे प्रोसीजर हैं जो हमारे पास उस फीमेल को इनफर्टाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से हम ना नौजवान जो लड़कियां हैं उनके अंदर कभी भी ये सर्जी जिनकी ख़ुसूसन शादी नहीं हुई होती, अगर हाँ कि कई कहते हैं कि जनाब मेरे 4 बच्चे हैं, मैं मज़ीद बच्चे पैदा नहीं करना चाह रही, तो फिर हम उसके अंदर ये जा सकते हैं। लेकिन एवं हर खातून हर नौजवान लड़की की ज़िंदगी तबाह नहीं करनी है आपने। ठीक है, अब अब आपने मरीज़ से सबसे पहले पूछ लेना है प्रेफ़रेंस क्या है पेशेंट की। ठीक है, एक तो प्रेफ़रेंस भी बड़ी डिपेंड करती है कि आया कि वो आगे बच्चे पैदा करना चाह रही है। ठीक है, उसको सारे के सारे पहले रिस्क और बेनिफिट्स जो है ना वो आपने उसके साथ डिस्कशन करवा देती हैं। ठीक है, अब हम साथ में कॉन्ट्रासेप्शन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप बता देना कि आया कि वो बच्चे चाहती है या नहीं चाहती, तो कॉन्ट्रासेप्शन जो उसका पॉइंट्स है ना वो भी आपने क्लियर करने हैं। फिर आपने उससे पूछना है कि कोई उसकी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री तो नहीं है। ठीक है, जिस तरह के हो सकता है ब्रेस्ट कार्सिनोमा तो नहीं है उसकी, तो वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि ट्रीटमेंट के अंदर हो सकता है। ठीक है, पास्ट सर्जिकल में आपने पूछ लेना है कि आया कि उसको पहले कोई सी सेक्शन हुआ हो। ठीक है, या पहले कोई भी उसको फाइब्राइड्स हों, रसोलियाँ हों यूट्रस के अंदर, या फिर उसकी कोई भी मायोमेक्टमी हुई हो, तो ये सारी की सारी हमारे पास जो है ना वो हो सकती हैं। अच्छा, जो हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट है ना, इसको हम जल्दी से डिस्कशन कर लेते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट में कुछ ड्रग ऑफ चॉइस हैं, जिस तरह हमारे पास है ट्रांज़ेमिक एसिड। ठीक है, वो हमारे पास कह रहा है कि ड्रग ऑफ चॉइस है। मैं यहाँ पे आपको बुक से साथ-साथ बताता हूँ ताकि आपको मज़ा भी आए पढ़ने का ना। यहाँ पे देखो, मैनेजमेंट हमने कहा सारे उसको बेनिफिट हो गया, फैमिली कंप्लीट है, कॉन्ट्रासेप्शन वो सारे के सारे हमने बता दिए। मेडिकल ट्रीटमेंट में सबसे पहले हमारे पास उसने लिखा हुआ है ट्रांज़ेमिक एसिड हो गया। ठीक है, TRANEXAMIC ट्रांज़ेमिक एसिड जो है ना वो हमारे पास है, मेरी ज़ुबान पे लफ्ज़ नहीं चल रहा। ठीक है, इसके बारे में हमारे पास ये बेसिकली ड्रग क्या है, ये एंटी फिब्रोनोलिटिक है, एंटी फाइब्रिनोलिटिक ड्रग है हमारे पास। ठीक है, मतलब जो हमारे पास ब्लड का जो फिब्रिन बना हुआ है हमारे पास, जो भी उसकी यूट्रस के अंदर, उसको टूटने नहीं देता। एक दफ़ा अगर फिब्रिन बन गया है, ठीक है, तो अब उसको दोबारा टूटने नहीं देता। तो ये ड्रग क्या करती है, उसी फिब्रिन को स्ट्रेंथन कर देती है। जब ये स्ट्रेंथ होगा तो फिर हमारे पास शेडिंग नहीं होगी, तो हमारे पास ब्लीडिंग भी हमारे पास स्टॉप हो जाएगी। तो ये ट्रांज़ेमिक एसिड जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब 50% पेशेंट जो है ना वो आपको कहते हैं वाह डॉक्टर साहब दी हाथ तो बड़ी शफा है। ठीक है, ये जो ट्रांज़ेमिक एसिड जो है ना, इससे मैंने कहा 50% पेशेंट ठीक हुए। इसके अलावा हमारे पास कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन की इन्हिबिशन करवा देती हैं। तो उसके अंदर भी जो है ना इससे मिलता-जुलता एक नाम है जिसको हम कहते हैं MEFEN, मेफेनेमिक एसिड होगा। वो ट्रांस एमिक एसिड था, ये हमारे पास मेफेनिक एसिड होगा, तो TM से याद कर लो। ये बेसिकली क्या है, जो प्रोस्टाग्लैंडिन होता है ना वो बेसिकली क्या करता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा होता है, तो ये हमारे पास क्या करती है, प्रोस्टाग्लैंडिन को जाके ना रोक देती है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन की हमारे पास टोटली तौर पे इन्हिबिशन हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, यूट्रस रिलैक्स हो जाता है और उसकी ब्लीडिंग नहीं होती। ठीक है, तो ये इन सिंपल वर्ड यूट्राइन रिलैक्सेशन से हम ब्लीडिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है ना हम प्रोजेस्टेरॉन दे सकते हैं। ये प्रोस्टाग्लैंडिन था, अब हम बाहर से प्रोजेस्टेरॉन, जिसके अंदर हमारे पास होता है लीवोनॉर्जेस्टिल। आपने कॉन्ट्रासेप्टिव पढ़ी होगा, तो लीवोनॉर्जेस्टिल जो कुछ ड्रग्स हैं ना
वो हम बाहर से दे देंगे तो उसके अंदर बेसिकली होता क्या है, प्रोजेस्टेरॉन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये मुसलसल प्रोजेस्टेरॉन निकालती रहेगी, जिसकी वजह से हमारे पास मेंस्ट्रुअल फ्लो जो है ना वो हमारे पास कम हो जाता है, और वो हमारे पास एक एज अ कॉन्ट्रासेप्शन भी हम इसको यूज़ करते हैं। दो इसके फंक्शन हो गए हैं, ठीक है। अब हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन मुसलसल जो है ना वो सेंसिटिविटी सेक्रेटरी एक्टिविटी करता रहता है ना, जिसकी वजह से हमारे पास कोई भी शेडिंग हमारे पास नहीं होती, ठीक है। लेकिन इसको ये नहीं कि आज हमने यूज़ कर लिया तो हमारे पास इसका रिज़ल्ट आएगा। कम से कम इसको आपने 12 माह इस्तेमाल करना होता है, एक प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट होती है, उसके बाद जाके कहीं हमारे पास ये चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा उसने कहा है कि हमारे पास कुछ नॉरएथोस्टेरोन भी होते हैं, ठीक है। नॉरएथोस्टेरोन भी होते हैं जो कि हमारे पास 6 से 26 दिन तक चलते हैं। इसके अलावा एक और उसने लिखा हुआ है गोनेडोट्रोपिन रिसेप्टर एगोनिस्ट, ठीक है। गोनेडोट्रोपिन रिसेप्टर्स जो होते हैं ना एगोनिस्ट, जो उनको मज़ीद स्टिमुलेट करते हैं, तो वो हमारे पास कुछ ड्रग्स होती हैं। तो इनके आपने नाम ट्रांसएमिक एसिड हो गया, मेफएमानिक एसिड हो गया, लिवोनॉर्जेस्टिल, नॉरएथोस्टेरोन हो गया, गोनेडोट्रोपिन रिसेप्टर एगोनिस्ट हो गया। तो ये हमारे पास कुछ ड्रग्स हैं जो कि हम ऐसे पेशेंट के अंदर रिकमेंड करते हैं, ठीक है। अब ये जो गोनेडोट्रोपिक एगोनिस्ट है ना, ये बार बार हमारे पास जाके क्या करता है, स्टिमुलेट इसने करना है हाइपोथैलेमस को, ठीक है। हाइपोथैलेमस को वहाँ पे बार बार जाके जो है ना वो इतना इसको स्टिमुलेट कर देता है कि मतलब उसका एक हाइपोथैलेमस है ना, एक तो चलो लाइट से स्टिमुलेट की, लेकिन ये इतना 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 स्टिमुलेट करता रहेगा कि एक वक्त आएगा कि वो इररिस्पॉन्सिव हो जाएगा। तो हाइपोथैलेमस को ये नॉन रिस्पॉन्सिव करवा देगा। हद से ज़्यादा भी कोई चीज़ है ना वो नुकसानदेह होती है। तो नॉन रिस्पॉन्सिव हाइपोथैलेमस बेसिकली क्या करेगा, कोई भी गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग फैक्टर हार्मोन रिलीज़ नहीं करेगा, ठीक है। जिसकी वजह से हमारे पास ना तो एफएसएच बनेगा, ना ही हमारे पास एलएच बनेगा, ना ही हमारे पास ईस्ट्रोजन इसके मुकाबले में रिलीज़ होगा, ना हमारे पास ओव्यूलेशन होगी। ओव्यूलेशन नहीं होगी तो हमारे पास कॉर्पस ल्यूटियम भी डिस्ट्रॉय नहीं होगी, और हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन का विदड्रॉल भी नहीं होगा। तो नो प्रोजेस्टेरॉन विदड्रॉल, तो हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन अपने लेवल पे रहेगा, हमारे पास कोई भी नहीं होगा। लेकिन इस दवाई का नुकसान क्या, गोनेडोट्रोपिक रिसेप्टर एगोनिस्ट का, इसका नुकसान ये है कि ये बॉडी में ईस्ट्रोजन के लेवल को बेसिकली कम कर, हमने कहा कि ईस्ट्रोजन बिल्कुल नहीं बन रहा। तो हमारे पास जो ख़वातीन ईस्ट्रोजन का लेवल जिनमें कम हो जाता है ना, तो वो हमारे पास बोन को, क्योंकि ईस्ट्रोजन की ज़रूरत होती है, अब बोन के पास जब ईस्ट्रोजन नहीं आया तो वो क्या करेगा, ऐसे फीमेल ओस्टियोप्रोसिस के साथ प्रेजेंट करती है, ठीक है। अब ओस्टियोपोरोसिस मतलब हड्डियों की भुरभुराहट हो, जो भी सारा है ना, हड्डियों की यूँ कह लें कि डीमिनरलाइजेशन हो जाना। अब इसका इस्तेमाल हमने ख़त्म कर दिया है, सिर्फ फाइब्राइड की सर्जरी से पहले हम ना श्रिंक करने के लिए दे देते हैं, वरना इसका इस्तेमाल अब हमने तर्क कर दिया, क्योंकि इसके अंदर ना फीमेल फिर वो एक बीमारी से जान छुड़वा के हड्डियों की बीमारी साथ ले लेती है। तो ये था हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट। अब मैं आता हूँ आपके पास, ये जो दूसरे नंबर वाला मैंने डिस्कशन किया है ना, सर्जिकल ट्रीटमेंट, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। ये भी आसान सा ही है, बस इसी वीडियो में ख़त्म करते हैं। अब इसके अंदर ना सर्जिकल ट्रीटमेंट में फर्टिलिटी रिड्यूस हो सकती है, ठीक है। इसका ड्रॉबैक सबसे पहले यही है कि बताना कि हमारे पास रिडक्शन ऑफ फर्टिलिटी हो सकती है। अब ये कब करते हैं, जब हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट फेल हो जाए। हमने ट्रांसएमिक एसिड दिया, मेफेनेमिक एसिड दिया, लिवोनॉर्जेस्टिल, नॉरएथोस्टेरोन, गोनेडोट्रोपिन एगोनिस्ट दिया, कोई भी दवाई काम नहीं कर रही, तो हमने क्या करना है, फिर सर्जरी की तरफ जाना है। अगर फैमिली मुकम्मल है, खातून की सर्जरी कर दो, ठीक है। हम क्या करते हैं, बेसिकली जो एंडोमीट्रियम है ना उसकी एब्लिएशन कर देते हैं। एंडोमीट्रियल एब्लिएशन जो है ना वो हम कर देते हैं। मतलब एंडोमीट्रियम की 3 लेयर होती है ना, स्ट्रेटम, बजेल, कम्पैक्टम और हमारे पास स्पॉन्जियोजम, ठीक है। ये 3 लेयर होती हैं। इस तरीके में हम ना डिस्ट्रक्टिव मेथड यूज़ करती हैं, और जो भी हमारे पास एंडोमीट्रियम होती है ना, ठीक है, उसको हम पकड़ के जला देते हैं, यूँ कह लें, ठीक है। और साथ में कुछ हद तक उसकी जो बेजेल लेयर है ना वो भी हमने साथ में जला देनी है, ठीक है। तो यहाँ से फिर क्या होगा, कोई भी न्यू रीजनरेशन एंडोमीट्रियम की नहीं होगी। तो हमने जलाने के अमल के ज़रिए एंडोमीट्रियम को जलाया, साथ में बेजल लेयर को भी जला दिया। तो इसके बाद हमारे पास जो मर्ज़ी कर लो, ना रहेगा बाँस, ना बजेगी बांसुरी, कोई एंडोमीट्रियम की प्रोलिफरेशन नहीं होगी, ठीक है, और ना ही हमारे पास होगा। अब इसमें वो कहता है कि टेक्निक्स 2 होती हैं, ठीक है। 2 टेक्निक्स हमारे पास यूज़ होती है। नंबर 1 पे फर्स्ट जनरेशन टेक्निक है, और नंबर 2 पे सेकंड जनरेशन है। यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट जनरेशन टेक्निक, और यहाँ पे हम लिखते हैं जी सेकंड
जनरेशन टेक्निक। फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास क्या होता है, ट्रांस सर्वाइकल हम रिसेक्शन करते हैं इसके अंदर, ठीक है, ट्रांस सर्वाइकल सर्वेक्स के ज़रिए जो है हम रिसेक्शन करते हैं। और सेकंड जनरेशन को वो कह रहा है हमारे पास रोलर बाल एब्लिएशन भी कहते हैं, ठीक है। तो बस ये दो नाम याद कर लेना कि रोलर बाल एब्लिएशन हो गया और ट्रांस सर्वाइकल रिसेक्शन हमारे पास हो जाती है, ठीक है। अब सर्जिकल में हमारे पास 40% जो है ना वो पेशेंट जो है ना वो एमेनोरिया के साथ इसके बाद प्रेजेंट करते हैं। उनको कोई भी हमारे पास लॉस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, इसको एमेनोरिया कहते हैं, तो वो हमारे पास एमेनोरिया के साथ प्रेजेंट करते हैं। और 40% में वो कह रहे हैं हमारे पास ब्लीडिंग बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। 20% पेशेंट होते हैं कि हमारे पास उनको अंदर कोई चेंज नहीं होती, इवन कि हमने ये भी कर लिया फिर भी उनकी ब्लीडिंग नहीं रुकी, मतलब सर्जरी भी फेल हो चुकी है। तो फिर हम क्या करते हैं, जो यूट्रस को हमारे पास आर्टरी होती है जिसे हम कहते हैं यूट्राइन आर्टरी, मतलब हम इसके खून बंद करने जा रहे हैं। तो जब सर्जरी भी फेल हो जाए तो फिर हम क्या करेंगे, यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन हम कर देंगे, ठीक है। यूट्राइन आर्टरी की हम क्या करेंगे, एम्बोलाइजेशन कर देंगे, ठीक है। इसे हम कहते हैं UAE, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ भी ब्लीड नहीं करेगा। साथ में हम क्या कर देंगे, मायोमेक्टमी इसकी कर सकते हैं, ठीक है, मायोमेक्टमी हम साथ कर देंगे। साथ में हिस्टेरोस्कोपी, मतलब पूरे का पूरा यूट्रस ही हम निकाल दें तो हमारे पास पक्का पक्का सारा का सारा काम हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ टेक्निक्स जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। अब मैं आपको बुक से दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो, ये सारी की सारी मैंने वो लिवोनॉर्जेस्ट्रियल ट्रांसैमिक की एसिड हो गया, एंटी फिब्रोलिटिक है, नॉर एथोस्टिरोन दे दिए 6 से 26 दिन के लिए। फिर गोनेडोट्रोपिक एगोनिस्ट हमने दे दिए हैं, ठीक है, जो कि शॉर्ट टर्म के लिए देने, वरना ये क्या करेगी, ऑस्टियोप्रोसिस करवा देगी। हो, इसको थोड़ा जूम करें, ठीक है, ये ऑस्टियोप्रोसिस करवा देगी। सर्जिकल में हमने सारी डिस्कशन की हैं, ठीक है। वुमेन प्रिजर्व देयर फर्टिलिटी फॉर अटेम्प्ट टू चाइल्ड बेबी, उसकी फर्टिलिटी सारी की सारी लूज हो जाती है। एंडोमेट्रियल एब्लिएशन में क्या करते हैं, डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, लाइनिंग ऑफ द यूट्रस जो है ना वो डेप्थ के साथ हमारे पास एंडोमेट्रियम की हम कर देते हैं। एब्लिएशन इज सूटेबल फॉर वुमेन विद यूट्रस बिग नो बिगर देन 10 वीक ऑफ साइज हो गया, और विद फाइब्रॉइड लेस देन 4। फर्स्ट जनरेशन में हम कहते हैं ट्रांस सर्वाइकल रिसेक्शन विद इलेक्ट्रिकल डायाथर्मी, और यार रोलर बाल एब्लिएशन जिसे हम सेकंड जनरेशन भी टेक्निक भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपने बस बता देना है। जनरल यूज यही है कि हम क्या कहते हैं, शुड एक्सेस दिस सेकंड जनरेशन टेक्निक हो गया, ठीक है। अंडर ऑल वुमेन अंडरगोइंग एंडोमेट्रियल शुड हैव एक्सेस टू दिस सेकंड, एंड बाकी वो बच्चों वाली बात है, कुछ इसी नहीं है, ठीक है। अब नोट क्या करना है यहाँ पे, एंडोमेट्रियल एब्लिएशन का हमने क्या कहा, अगर फाइब्राइड का साइज़ हमारे पास 3 सेंटीमीटर से कम है तो फिर हम एंडोमेट्रियल एब्लिएशन करते हैं। लेकिन अगर साइज़ 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो तो फिर हम एंडोमेट्रियल एब्लिएशन नहीं कर सकते। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम मायोमेक्टमी करते हैं, ठीक है। मतलब मायोमेट्रियम को जो है ना वो हमने साथ में रिमूव करना है ताकि हमारे पास हैवी ब्लीडिंग ख़त्म हो जाए, साथ में फर्टिलिटी भी कुछ ना कुछ ख़त्म हो जाती है। देखो, अब आपके पास क्लिनिकल केस में अगर खातून आई है एक्यूट हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के साथ, तो हमने क्या क्या करना है। सबसे पहले आपने अभी तक सीखा कि हमने एवेल्यूएट करना है काज को, और उसका एक तो एनीमिया प्रिवेंट करना है। मतलब आपके पास आप ओपीडी में बैठे हुए हैं जी, खातून आई है ये बड़ी, सबसे पहले आपने उसकी एवेल्यूएशन अच्छे से करनी है। देन उसको जो है ना वो आपने देखना है एनीमिया तो नहीं है, उसकी एनीमिया को प्रिवेंट करना, क्योंकि इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग खून के अंदर आरबीसीज भी तो लॉस हो गए हैं, ठीक है। तो आपने सबसे पहले उसको क्या करना है, एडमिट करवा लेना है। 2 IV लार्ज बोर कैनुला उसके हाथों पे लगा देने ताकि हम इजीली दे सकें। फिर आपने CBC ले लेना है, कितना एनीमिया है उसको, कितनी उसकी HB है वो चेक करने के लिए। साथ में आपने कोagulation प्रोफाइल और थायराइड प्रोफाइल लाजमी करवानी है, क्योंकि थायराइड के मसले की वजह से भी हैवी ब्लीडिंग बहुत दफ़ा हो जाती है। T3 T4 TS थोड़े से महंगे टेस्ट हैं लेकिन करवाने पड़ेंगे आपको, ठीक है। साथ में आपने क्या करना है, उस उतनी देर तक आपने IV फ्लूइड देते रहना है ताकि उसको हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर ना जाए, ठीक है। रिससिटेट करते रहना है उसको, मतलब उसको किसी नहीं है। अच्छा, ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए हमने क्या करना है, वही ट्रांसजेमिक एसिड जो है ना वो टैबलेट्स दे देनी है, ओरली भी दे सकती हैं या IV भी देते हैं, ठीक है। तो हमने ट्रांसजेमिक एसिड जो है ना वो हम ओरली भी IV भी हम दे सकते हैं। अगर फ़र्क ना पड़े तो फिर बाहर से हम क्या करते हैं, प्रोजेस्टेरॉन दे देते हैं ताकि वो हमारे पास जो उसका विथड्रॉल हुआ वो ठीक हो जाए। हम स्टेबलाइज करते हैं एंडोमेट्रियम की, साथ में हम GnRH दे देंगे, ठीक है। ये अभी तक हमने सीख लिया है। फिर हमने ट्रांस वेजाइनल स्कैन लाजमी करवाना ताकि हम रूल आउट करें कि आया कि इसकी मेन वजह क्या है, मेन काज क्या है, वो हम ढूंढ लें, ठीक है। तो ये है हमारे पास जो मेन इसकी सारी की सारी ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रांस देखो, अम्बिलिकल आर्टरी एम्बोलाइजेशन हमने की, मायोमेक्टमी की, ठीक है। साथ में ट्रांस वेजाइकल रिसेक्शन ऑफ फाइब्राइड किया,
हिस्टेरेक्टमी भी हम कर सकते हैं, पूरे का पूरा रिमूवल ऑफ द यूट्रस निकाल दो, कहते हैं बच्चेदानी कढ़ा देती है, ठीक है। तो ये एक्यूट के अंदर हमने ये क्या करना है, पेल्विक मासिस हो गया वो सारे के सारे, उसको जो है ना वो हमने एडमिट करना है, पेल्विक एग्जामिनेशन करनी है, कोगुलोपैथी स्क्रीन करनी है, ट्रांसएमिक एसिड ओरली या आईवी, ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड करवा देना है, हाई प्रोजेस्टेरॉन देना, जीएनएच लॉन्ग प्लानिंग में हम डायग्नोस क्लियर करने। नेक्स्ट हमारे पास है जी डिसमेनोरिया, ठीक है, पेनफुल मैंस्ट्रुएशन। कोई खतून आई है वो कहती डॉक्टर साहब दर्द ही बड़ी होती, मेरी तो दर्द ही नहीं जाती मैंस्ट्रुएशन के नाल, तो फिर आपने क्या करना है, तो वो हम डिस्कशन करते हैं। तो इंशाल्लाह हमारे नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर मुकम्मल हो जाएगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी अप टिल नाउ यू कैन आस्क मी। थैंक यू।